और आप सभी बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां इस वेबिनार से जुड़ी हुई हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। फिर भी मैं जो प्रयास कर रहा हूं उस प्रयास में बस ऐसी ही भूमिका है जैसे आज आप सारे प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं। छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं भी जुड़ा हूं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने, मैं थोड़ा परिचय अपना दे दूं कि सामाजिक क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव थोड़ा मेरा रहा है अभी तक का। लगभग 54-55 की मेरी एज है और इस दौरान लगातार सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि पिथौरागढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक मैंने साइकिल से पूरे देश को देखा है। तो इस पूरी यात्रा में लगभग 3.5 दिन की जो यात्रा थी, इसमें मैंने बड़ा नज़दीक से पूरे देश को देखा है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आ हाँ, रही बहुत है। सुंदर आवाज। और ऐसे ही पूरे, जब हम उत्तर उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, पिथौरागढ़ से टनकपुर, पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए दिल्ली तक की पैदल यात्रा करके हमने इस पूरे देश को भी देखा है। और उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 35 दिन में पूरे 13 जिलों का साइकिल से भ्रमण करके उत्तराखंड को भी बहुत नज़दीक से देखा है। ऐसे हिमालयी क्षेत्रों में आना जाना, ऐसा थोड़ा बहुत अनुभव जो है उसमें हम उससे जुड़े हुए हैं, हिमालय क्षेत्र से। और वर्तमान में सीमांत सेवा फाउंडेशन करके एक ट्रस्ट है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। देश के काफी बड़े बड़े डॉक्टर उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। एक छोटे से स्वयंसेवक की भूमिका में मैं भी हूँ, उस संस्था का उपाध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग ने यहाँ पर, पहले हम लोग गांव गांव में जाके छोटे छोटे कैंप लगाया करते थे, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि यदि हमारे क्षेत्र के किसी को यदि हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो इको कराने के लिए भी उसका तो बरेली या हल्द्वानी जाना पड़ता है। और जिसमें लगभग लगभग 6 से 7 8 घंटे तक लग जाते हैं। हवाई सेवा अभी अभी शुरू हुई है लेकिन सर्वसुलभ नहीं है। देहरादून से भी हवाई सेवा उपलब्ध हो गई है, दिल्ली से भी होगी, 1 1 घंटे की दूरी पे है। लेकिन जब हम कार से गाड़ी से जाते हैं तो लगभग लग नॉन स्टॉप 12 घंटा लग जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जब कभी किसी को अटैक आ गया या कभी ब्रेन स्ट्रोक जैसा चीजें आ गई, तो जिसका गोल्डन टाइम 4 घंटे का होता है। और 4 घंटे में तो हम अपने धारचूला मुंशियारी जैसे क्षेत्रों से अपने जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में और हमारे लिए बहुत दुरूह स्थितियां हैं। और जितने भी हमारे अच्छे परिवार हैं, जो सक्षम परिवार हो गए हैं, वो धीरे धीरे पहाड़ को छोड़ के जा रहे हैं। पलायन एक में हमारी अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा नहीं होना और शिक्षा की उचित व्यवस्था न होना, ये दो बड़ी समस्याएं थी यहाँ की। शिक्षा में हाल के दिनों में हमारा स्तर ठीक हुआ है। स्वास्थ्य में भी काफी डॉक्टर अभी इस बीच इधर को आए हैं अपने अपने क्षेत्र की ओर। लेकिन आज सुपर स्पेशलिटी का जमाना है। ऐसे में जब इक्विपमेंट बेस्ड चीजें हो गई हैं, ऐसे में जरूरी है कि यहाँ पर कुछ सुविधाएं दी जाएं। तो ऐसे में कुछ डॉक्टरों की टीम जुड़ी और वॉलेंटियर के रूप में हम लोग भी जुड़े। और विशुद्ध एक वीओ जो कॉन्सेप्ट है उस रूप से ट्रस्ट के माध्यम से अभी हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं। कल ही हमारी टीम देवी आपदा पीड़ित क्षेत्र, जो अभी हमारा थराली है, वहाँ गई हुई है। तो अभी हम लोग आंखों का एक अस्पताल यहाँ चलाते हैं जो हाईली इक्विप्ड है, जिसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हमारे दिल्ली के एक डॉक्टर हैं जो माने जाने डॉक्टर हैं। और वे आपका मोतियाबिंद से लेके जो आँख के जो भी सामान्यतः ऑपरेशन होते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, सारी जांचें, सारे इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं। और अभी अभी हमने यहाँ पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें हार्ट की हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे नवरात्रि में अगले साल। और उसके लिए काफ़ी माने जाने डॉक्टरों की टीम हमारी जुड़ी हुई है, जो अपना समय भी देती है और सहयोग, आर्थिक सहयोग भी देती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए हुए रहती है। साथ ही अभी हमने एक मोबाइल हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसमें ईसीजी की सुविधा है, जिसमें एक्सरे की सुविधा है, जिसमें दवाइयाँ गाड़ी में उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टरों की, एक डॉक्टर हो गया, एक एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, एक फार्मासिस्ट हो गया और एक स्टाफ नर्स हो गई। ऐसे करके गाड़ी में चलते हैं लगातार। और 32 गांव हमने गोद लिए हुए हैं। उन 32 गांवों का हमारा एक महीने का कैलेंडर बना हुआ है, जिसमें नियमित रूप से लोग जाते हैं। उन 32 गांवों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिससे उनको सूचना दे दी जाती है कि इस दिन गाड़ी कहाँ आएगी। उसमें कम से 500 700 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है। और काफी प्रमुख लोग उस क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, जिसमें और अभी भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कल्पना यह है कि हम स्वास्थ्य के माध्यम से गाँव में जाएं तो हमें काम करने में सुविधा है। जो अभी हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, इस हॉस्पिटल की विशेषता यह है कि इसमें 30 रुपए का पर्चा हम काटते हैं। पहले ये तय सोचा था
कि हम इसको निशुल्क करेंगे, लेकिन निशुल्क के बारे में बाद में धीरे धीरे निष्कर्ष आया कि निशुल्क देना ठीक नहीं है, उससे आदतें भी खराब हो जाती हैं हमारी और उसका उपयोग भी नहीं हो पाता है। लेकिन उसका उसकी विशेषता यह है कि 30 रुपये का हमने पर्चा रखा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका 30 रुपये भी नहीं है तो उनके लिए फ्री की सुविधा उपलब्ध है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं तो अच्छे से अच्छा जो ऑपरेशन हो रहा है, लेंस लगना है वो लेंस भी लग जाता है, आयुष्मान भी चल जाता है। और किसी के पास ये कुछ भी नहीं है और उसको ऑपरेशन कराना जरूरी है तो फ्री भी हो जाता है। इसके लिए हमारी टीम और हमारे डॉक्टर्स जो वॉलेंटरी भाव से काम करते हैं, उनको लगता है कि इस आदमी की ज़रूरत है, या हमारी जो टीम है गांव में कर रही है, उनका रिकमेंडेशन आता है कि इसकी स्थिति खराब है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। और इसको सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए हमने फीस का स्ट्रक्चर रखा हुआ है ताकि भविष्य में उसको हम और बड़े स्तर में ले जा सकें। और ये अच्छा मॉडल एक यहाँ पर डेवलप हुआ है। और जल्दी ही हम लोग सब बैठ के एक हॉस्टल की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक सपोर्ट के लिए बहुत बॉर्डर एरिया में। न यहाँ पर हमारे पास हाल के दिनों में एक प्राइवेट में एमआरआई लगा है, नहीं तो ना एमआरआई की सुविधा है, न यहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा थी, अभी अभी शुरू हुई है। और टीएमटी हो गया, इको हो गया, ऐसी जांचें तो यहाँ हो नहीं पाती हैं। खून की भी एडवांस जांचों के लिए हमें दिल्ली भेजना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में हम बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये एक बड़ी जटिल समस्या थी, जिसके लिए कुछ प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें जब हम सेवा, और जो हमारी मोबाइल हॉस्पिटल की बात बताई थी, ये हमारे ही एक कोई पहाड़ के ही रहने वाले हैं। उन्होंने ये 70 लाख के लगभग की एक पूरी गाड़ी बनी है, वो उन्होंने डोनेट की है। और हमारे से बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, समाज क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, पहाड़ के लिए करना चाहते हैं। ऐसे ही महानुभावों के सहयोग से हमारा ये काम शुरू हुआ है। अब इस मॉडल को हम यदि, जो इससे हमारी चर्चाएं भी लगातार 2 4 दिन से मैं संपर्क में आया हूँ, इसको हम पूरे प्रदेश में इसको ले जाना चाहें तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन वो एक किस मॉडल में हो सकता है, कैसे कोऑपरेटिव में कर सकते हैं, कितना सक्सेस होगा, कैसे डॉक्टर्स आएंगे, ये एक बड़ी समस्या। धीरे धीरे चर्चा करेंगे, आप लोगों के अनुभव का फायदा लेके करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने 32 जो गांव लिए हैं, हमारी कल्पना ये है कि उन 32 गांवों का हम एक जो जो आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं कोऑपरेटिव को, उन 32 गांवों में हम कुछ मॉडल खड़ा कर सकें। वहाँ के खेत जो खाली हो रहे हैं उनमें हम कुछ काम कर सकें, वहाँ के जो मकान खंडहर हो गए हैं, लोग छोड़ के चले गए हैं, उन भवनों का हम लोग होम स्टे के रूप में उपयोग करके कुछ कर सकें। और आप जैसे लोग जब आएंगे तो निश्चित रूप से इन गाँव में हलचल होगी। उन गाँव में हेल्थ की सुविधा हम पर्याप्त दे रहे हैं। और हमने उसका जो हमारे हेल्थ का हो रहा है उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनका हम निःशुल्क करते हैं। वहाँ जितने इंटर कॉलेज पढ़ते हैं, जितने प्राइमरी से लेकर इंटर तक की जो भी विद्यालय पढ़ते हैं, उनका सारा का सारा ब्लड टेस्ट, उनकी सारी जांचें निःशुल्क होती हैं। और उनके कार्ड हमने बना दिए हैं, उनकी सारी जांचें कर दी हैं। उस एरिया में कितने एनीमिक बच्चे हैं, कितने टीबी वाले पेशेंट हैं, उनकी भी जांच करके हमने उसका भी डाटा तैयार कर दिया है। एनीमिक बच्चों को छांट के उनको हमने अलग अलग लोगों को गोद लेने की व्यवस्था की है, ताकि उसके भोजन की व्यवस्था और उनको सब करते रहे। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भविष्य में जो प्रोग्राम चल रहा है आगे को हम जिसमें लगे हैं, हम चाह रहे हैं बीपी और शुगर के लिए भी हम स्टार्टिंग में ही कोई ऐसा सिस्टम बना दें ताकि उसका स्टार्टिंग में ही उसको हम पता कर लें। कैंसर की स्क्रीनिंग की भी कुछ व्यवस्था हो जाए उन 32 गाँव में, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं ताकि उसको हम आगे को बढ़ा सकें। तो इन सब सारे चीज़ों में बहुत सारे लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो ये विषय तो था हमारा, जो 32 गांव हमने गोद लिए हैं उन गांवों में और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पहाड़ की स्थितियां होती हैं थोड़ी विपरीत रहती हैं, वहाँ के खेत भी सीढ़ीनुमा खेत हैं, चकबंदी नहीं है, तो उसमें हमारा जो भविष्य की जो कल्पना है कि हम कोऑपरेटिव खेती ही वहाँ का समाधान है। तो उस कोऑपरेटिव खेती के लिए हम क्या कर सकते हैं। 32 गांव में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर एक वैरायटी की सब्जी अच्छी हो जाती है, दूसरे गांव में वो नहीं, वही बीज काम नहीं करता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। कहीं पर कोई पेड़ लग रहा है तो उन्हीं 32 गांव में दूसरे एरिया में, क्योंकि पहाड़ में कहीं पर हाइट कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो इन सब चीज के लिए भी हम कृषि विभाग के संपर्क में करके उनकी ऑयल का, जहाँ उनकी जो सॉइल है उसकी जांच करना, वहाँ के जो प्रमुख काश्तकार हैं उनकी अलग टोली बना के उनके यहाँ काम करना। कुछ काश्तकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनके साथ उनका ग्रुप बना के काम करना। ये बहुत सारे काम जो हैं उसमें हम लगे हुए हैं धरातल पे। तो लेकिन आप जैसे अनुभवी लोगों का साथ मिल जाएगा, कभी आप लोगों की विजिट यहाँ को मिल हो जाएगी तो उन गाँवों में हम आपको लेके चलेंगे। तो उससे क्या होगा, एक रचनात्मक माहौल बनता है, एक सकारात्मक ऊर्जा में कुछ काम करना आसान हो जाता है। तो ये जो हमारा ये थोड़ा सा परिचय मेरा था। और जो हम लोग काम कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा में, तो स्वास्थ्य सेवा में जब हम प्लान अभी आगे को, हम लोग मानव स्वास्थ्य की तो याद कर ही रहे हैं। तो इन गाँवों में हम जो हमारा पशु स्वास्थ्य है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि
हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश में हम बद्री गाय की तो बात कर रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे जो बैठकें हो रही हैं, बद्री गाय की चर्चा हो रही है। मैं खुद, हमारे जानवर हैं घर में, तो 9 गायें मैंने भी रखी हुई हैं। उनमें साहीवाल भी है, एचएफ भी है, और जर्सी भी हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि प्रैक्टिकल बात पे इसलिए चर्चा मैं बता भी रहा था कि बद्री गाय पे हम कर रहे हैं, लेकिन गाय के डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं हो पा रही है। बद्री गाय को कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्योंकि पहाड़ की विपरीत परिस्थितियां हैं, और गायें जब हीट में आती हैं तो उसमें जो इंजेक्शन लगता है, वो सीमेंट जो मिलता है वो हमें एचएफ का मिलता है। वो उस सब चीज़ पे प्लानिंग करके ही हम भविष्य में बड़ी बातों में कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो गायें हैं वो बहुत मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बद्री गाय कोई पाव भर, 1 पाव 2 पाव दूध से ज़्यादा देने वाली मिलती नहीं है। लेकिन उनको हम डेवलप करें, उनको कैसे हम उसका सस्टेनेबल मॉडल बना सकें, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। और जो इसमें हमारे अनुभवी लोग हैं, इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि इन बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देंगे। और मैं यहाँ लोकल स्मार्ट हिल स्टेशन कैंपेन एक चलाता हूँ। मेरे, आपने यदि डीपी में देखा होगा तो स्मार्ट हिल स्टेशन लिखा रहता है उसमें। जैसे देश में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी कॉन्सेप्ट में एक बार प्रधानमंत्री जी ने एक किसी बैठक में कहा था कि हमने कुछ नए हिल स्टेशन भी डेवलप करने हैं। अभी तक देश में जितने भी हिल स्टेशन हैं, भले ही वो ऊटी हो, भले ही वो दार्जिलिंग हो, भले ही वे नैनीताल हो, या भले ही वे आपका शिमला हो, ये सब अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं। नए हिल स्टेशन डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो उनकी कल्पना है कि कुछ 10 नए हिल स्टेशन भी हम डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारी मांग ये थी कि अंग्रेजों के समय में सर्वे पिथौरागढ़ के लिए हुई थी कि यहाँ ट्रेन आ सकती थी, लेकिन वो अभी सर्वे में ही चल रहा है, अभी उसमें कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन हवाई सेवा हमारी जुड़ चुकी है, और हमारे शहर से 2 किलोमीटर के एरिया में हवाई पट्टी हमारे शहर में है। तो हमारे यहाँ जो ये स्मार्ट हिल स्टेशन कैंपेन चल रहा है, उसका मुख्य ये है कि पिथौरागढ़ को नए हिल स्टेशन के जो आप डेवलप करना चाहते हैं उसके रूप में शामिल किया जाए। इसका एक विजन डॉक्यूमेंट 25-30 पन्ने का मैंने बनाया है, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसमें भी आप लोगों का सुझाव लेंगे। और इसी कल्पना को साथ लेते हुए हमारी कल्पना है कि स्मार्ट गांव बनाए जाएं। वे स्मार्ट गांव ऐसे हों जहां पर हमारा 5 स्टार फैसिलिटी युक्त इको इको विलेज हों, जिसमें लोग आए हैं जिनको, उनको 5 स्टार फैसिलिटी मिले। जो हमारे बंजर पड़ी जगह हैं, उनमें 5 स्टार होटल ना बने इन एरियाज में, इको विलेज 5 स्टार सुविधा युक्त इको विलेज बने। और वे उन इको विलेज में गाँव का माहौल रहे, लेकिन हमें सुविधाएं ऐसी हों कि वहाँ पर हेलीपैड भी हो, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं भी हों। तो इन सब चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट है। और जब स्मार्ट गांव बनेंगे तो उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका देश और दुनिया को देखा हो जो आपका अनुभव वो हमारे काम आएगा। तो हम धरातल में इसको उतार पाएंगे। सरकार की एक योजना है जीपीडीपी, ग्राम पंचायत बदलाव योजना। इसके कुछ गोष्ठियों में रहा हूँ, लेकिन ये धरातल पे नहीं उतर पाया है। जीपीडीपी जो योजना है, सरकार ने सोचा तो है, उसके जो भी हैं, कभी भविष्य में चर्चा करेंगे जीपीडीपी पे, आप लोगों को तो यह जानकारी होगी ही। तो उसको हम कैसे उतार सकते हैं, उस पे आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिएगा। और जो बहुत बड़ा विषय इन गाँव में करने का, पहाड़ के गाँव में, उत्तराखंड के गाँव में, अलग अलग, भले ही हुए पिथौरागढ़ हो या उत्तरकाशी हो, ये दूर, उनके डेवलपमेंट का एक ही तरीका है जो सरकार ने अभी नया नया शुरू किया है। प्रथम गांव का कॉन्सेप्ट, जो अभी तक अंतिम गांव कहते थे माणा को और गुंजी को, अब सरकार ने वाइब्रेंट विलेज के रूप में इनको प्रथम गांव कहा है। थोड़ा बहुत हमें आशा बंधी है कि इस कॉन्सेप्ट से हमारा कुछ भला हो सकता है इन एरियाज का, प्रथम गांव के नाते। और यदि हम उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे जिलों का यदि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो इससे नीचे के गांव तो खुद ही डेवलप हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आदि कैलाश यात्रा में आने के बाद, क्योंकि आदि कैलाश की ये यात्रा पिथौरागढ़ से ही होती है, पिथौरागढ़ में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उसके बाद यहाँ पहले दो, पूरे साल भर में 2,000 2,500, कभी 1,000, कभी 500 लोग आ पाते थे। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से लगभग 25, 30, 40 हजार लोग आ गए हैं। सारे होटल उस दौर में बुक रहते हैं। तो इसका मतलब डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें तो बड़ी हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हम अभी से कुछ वेरीगेटिंग नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ के हाल भी वो केदारनाथ की तरह हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों में चर्चा करनी होगी कि सस्टेनेबल मॉडल पर्यटन का कैसे करें, क्योंकि पहाड़ के पास हवा और पानी ही बेचने के लिए है। दुनिया को हम हवा और पानी दे सकते हैं। और हमारा आध्यात्मिक केंद्र जो है, हम कहते हैं कि आप पहाड़ पे आइए, आप रिचार्ज होने के लिए आइए। और रिचार्ज होने के लिए हमारे पास हवा, पानी और यहाँ का माहौल है, उसमें आप आइए और नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत होकर यहाँ से जाइए। ये थोड़ी सी हमारी परिकल्पना है। इस परिकल्पना में आप जो भी सहयोग करेंगे, उसमें जो भी आप आदेश करेंगे, क्योंकि जिन दिनों से मैं देख रहा हूँ काफी महत्वपूर्ण लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिनका अपना बड़ा लंबा जीवन का अनुभव है। कमल जी से, कमल भाई कमलान जी से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। और
उनके बारे में मैंने आज से 20-25 सालों से बहुत कुछ सुना था। ये मेरा सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम में मिलना हो गया। और हाल ही परसों 2-4 दिन पहले आपका फोन आ गया तो मैं ऊर्जान्वित हो गया। मुझे लगता है जो सपने हमने देखे हैं, जिन सपनों के लिए हम यहाँ से कन्याकुमारी तक साइकिल से गए, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से लखनऊ, तत्कालीन राजधानी लखनऊ में जाके मुख्यमंत्री से मिले, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके पास जाके हमने जितने विचार आपको दिए हैं, ये सब उनको प्रधानमंत्री जी को सौंपा। लेकिन सरकार की अपनी ये गति रहती है। वो सरकारों ने भी काम अपने अपने स्तर से किया ही है, भले ही किसी पार्टी की भी सरकारों करती ही करती हैं। लेकिन उसमें यदि सामाजिक रूप से हम मजबूत हो जाएं तो उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कुछ ज्यादा बोला हो, आप सब अनुभवी लोग हैं, कुछ ज्यादा बोला हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका मार्गदर्शन मिलते रहेगा। इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर ललित पंत जी, आपने अपने परिचय सत्र में हम लोगों को बहुत रिचार्ज कर दिया। और आप लोगों की जो अंदर छिपी हुई महान शक्ति है वही हम लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि हम सब मिलके भाई कमलानंद जी के मार्गदर्शन में या उनकी सहायता में, उनके डायरेक्शन में उत्तराखंड के लिए एक स्पेशल कोर ग्रुप बन रहा है, जिसकी मीटिंग 6 बजे से 7 बजे हो रही है। आप अटेंड भी कर रहे हैं कभी कभी। मैंने अपना नंबर दे दिया है। काइंडली ये मीटिंग खत्म होने के बाद या कल सुबह जब भी आपको उचित लगे एक बार कॉल कर लीजिए। थोड़ी सी गहराई में हम लोग बात करेंगे। बाकी जितने साथी हैं, किसी का कोई सवाल हो तो भाई ललित पंत उपलब्ध हैं। पहले फेज में सवाल लिया जाए, दूसरे फेज में उन्होंने काफी हेल्पिंग हैंड जैसा कुछ मांगा है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास कोई ऐसा वज्र है, अस्त्र है जो दे सकते हैं भाई जी को, तो आप हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि मैं ये सुविधा प्रदान कर सकता हूँ या ये हेल्पिंग हैंड दे सकता हूँ। पहला में क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन रेज हैंड कर रहा है, तो रेज हैंड करें उमेंद्र जी, या। उमेंद्र जी ने हाथ रेज किया है। ओमेंद्र जी, गो जी हेड। प्रश्न नहीं, मैं तो पंत जी ने अपनी चर्चा में एग्रीकल्चर में जो बात रखी थी कि कुछ गांवों में कुछ चीज हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती है, तो मैं प्रयास करूंगा मेरे स्तर से जो भी जानकारी है उसमें मैं हेल्प कर सकूं, उनके लिए सहायक बन सकूं। तो ठीक है, तो पंत उसको जी को। सेकंड फेज में ले लें। जी फर्स्ट जी। फेज में क्वेश्चन को ले लें, सेकंड जी फेज में ले मुझे लेंगे, हम जरूर ध्यान मुझे रखेंगे आपका। मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन किसी भाई का? और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो उमेंद्र भाई का मैं लेता हूँ, क्योंकि उमेंद्र भाई वॉलंटियर होके बता रहे हैं। ये जी जी। आप कंटिन्यू चूंकि करें। वो एग्रीकल्चर की बात आई थी पंत जी जरूर से, जरूर जरूर। जी तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपनी तरफ से ये ऑफर करना चाहिए। तो पंत जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। चाहूंगा जो आपने बताई है उसमें मेरा जो भी ज्ञान है और मेरा जो भी सहयोग है वो मैं बिल्कुल आपको देने को तैयार हूँ। जी 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 जी। मैं आपका नंबर भाई नोट कर उमेंद्र लूंगा, जी, मैं जो कुछ चर्चा उत्तराखंड का करेंगे। ग्रुप है ना, जी। भाई उमेंद्र जी। मैं पंत जी को बता दूं, पंत जी मैं पन्नागरी ही पढ़ा हूँ। अच्छा, जय हो तो जय उस हो। नाते मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरी शिक्षा जी जी दीक्षा जी आपके जी नजदीक ही रही है। जी 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 और जी नैनीताल वैनीताल तक तो आना जाना लगा रहता था। तो कोई नहीं, पुरानी यादें मेरे लिए ताजा जी हो जी। जाएंगी। और आप बिल्कुल ऐसा ना फील पिथौरागढ़ करें। को। राइट सर। तो उत्तराखंड जी ग्रुप में जी आपको जी जोड़ दे रहा हूँ। कल 6 बजे 7 बजे मीटिंग होगी। जी जी लिंक भेज दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक जी यू। जी। अभिषेक जी। भाई अभिषेक जी, आपका हाथ उठा हुआ है। हाँ। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी 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 हाँ जी हाँ, सुंदर आवाज आ रही जी। है। अभी ललित पंत जी का मैंने सुना वक्तव्य। इसमें ललित पंत जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की कि उस दिन भी ये बात रखी थी कि कोऑपरेटिव बेस्ड हेल्थ केयर, और साथ ही साथ स्मार्ट हिल स्टेशन पिथौरागढ़ का जो उनका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, वो एक तो वो उपलब्ध कराएं। और दूसरा, मुझे थोड़ा पिथौरागढ़ के बारे में ये पूछना है आपसे कि अगर हम उत्तराखंड को पूरा देखते हैं तो यहाँ पर हिल स्टेशन के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मसूरी है, मसूरी के अलावा अन्य जगह हैं, तो अगर हम कंपेयर करते हैं गढ़वाल को कुमाऊं से और खास तौर से पिथौरागढ़ को,
तो पिथौरागढ़ में क्या अभी इतना उसको हिल स्टेशन के तौर पे उतना स्टेब्लिश नहीं किया जा सका है? क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं? बाकी तो आप विजन डॉक्यूमेंट में तो देंगे ही, लेकिन वैसे थोड़ा तो सा इसके बारे में बताइए। वैसे तो पहाड़ है, पहाड़ तो पूरा पूरा हिडन पैराडाइज है। बस समस्या है कि यहाँ का आवागमन बहुत दूर था। और हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के आदि कैलाश जाने के बाद बहुत ज्यादा रश बढ़ गया है यहाँ। एक तो जरूरत है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर करने की। अभी नेशनल गेम में बॉक्सिंग पिथौरागढ़ में हुई थी, तो उसके लिए भी हमने बहुत ज्यादा ताकत हमें लगानी पड़ी थी, क्योंकि कोई भी अधिकारी एक तो पहाड़ की ओर आना नहीं चाहता। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बड़े अधिकारी कोई आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब तो जब से हवाई सेवा शुरू हो गई है फिर भी इजी हो गया है, क्योंकि देहरादून से 50 मिनट की दूरी पे हम, वैसे हमें 12 घंटे लगते हैं। दिल्ली और देहरादून बराबर है, एग्जैक्ट बराबर। तो हमें लगभग लगभग एग्जैक्ट 12 घंटे, 10 से 12 घंटे, आज की डेट में 10 घंटे में हम पहुंच जा रहे हैं दिल्ली। ऐसे ही 10 से 12 घंटे में हम लोग देहरादून भी पहुंच जा रहे हैं। और हम हेली से जाते हैं तो 50 मिनट देहरादून लगते हैं, और 55 मिनट करीब टर्मिनल 3। वो अल्टरनेट पे जहाज चल रहा है वहां से दिल्ली से जो आता है। और हल्द्वानी से हेली सेवा चल रही है, जिसमें 25 मिनट करीब लगते हैं। वैसे लगभग 7 घंटा करीब लग जाता है हल्द्वानी जाने में, 6 से 6 घंटा करीब। तो इस कारण अभी तक हमारा जो क्षेत्र था वो काफी पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा मतलब इस सेंस में कि यहाँ के लोग तो बहुत आगे हैं, लेकिन बाहर के लोगों का आना जाना एक प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत जरूरी है। क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो बहुत सी चीजें डेवलप होती हैं, चीजें जनरेट होती हैं। हमारे पिथौरागढ़ से नेपाल की जो दूरी है लगभग 30 किलोमीटर, वहाँ से धारचूला, धारचूला के फिर आदि कैलाश का एरिया शुरू हो जाता है। तो आजकल तो अब काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई हैं। और हम जो चाह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का, उस पैरामीटर में कम करके एक स्मार्ट हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाए, जिसकी प्रति आप लोगों को मेल, आप लोगों के मेल मुझे मिल जाए, क्योंकि पढ़ने की बुक है। और मेरी जितनी जानकारी तकनीकी रूप बहुत ज्यादा मजबूत, तो जितनी जानकारी है उतना मैं थोड़ा थोड़ा करते रहता हूँ। व्हाट्सएप पे जब मैं कैसे भी होगा मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। व्हाट्सएप पे ये भेज मेरा दीजिएगा, सौभाग्य रहेगा कि व्हाट्सएप पे। आपके अनुभवों से। जी, जी जी जी। तो व्हाट्सएप पे उससे शेयर कर दीजिएगा, उसको उसको वो मैंने, ग्रुप में डाल देंगे। जी। जी 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 जी, तो ये था हमारा पिथौरागढ़ का जो हिल स्टेशन का। क्योंकि 10 हिल स्टेशन की बात कही है तो यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। क्योंकि नैनीताल में इतना ज्यादा रश है कि सरकार को, प्रशासन को रोक लगानी पड़ती है वहाँ के लिए। तो मैं तो पिछले बार कमिश्नर के साथ बैठा भी था, तो अधिकारियों के साथ बैठा था, तो मैंने उनको कहा था कि लोगों को रोको मत आप जैसे ग्रेटर नोएडा की तर्ज में ग्रेटर नैनीताल का प्लान करिए, और ग्रेटर नैनीताल को काठगोदाम से लेके काकड़ी तक जोड़िए उसको। तो उससे क्या होगा, लोग तो नैनीताल के नाम में आते हैं, फैल जाएंगे। काकड़ी घाट में विवेकानंद जी आए थे, तो वह क्षेत्र अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। वहाँ की नदियों के पानी को थोड़ा सा रोक के उसमें वाटर स्पोर्ट्स का कुछ कर दिया जाए। लोग इस माहौल से आते हैं कि नैनीताल के आसपास इतनी सारी तालें हैं, नैनीताल में सारा लोड है। तो ये कुछ चीजें पहाड़ के लिए जो है प्लानिंग की जाए तो बड़ी अच्छी हो सकती हैं। ग्रेटर नोएडा की तरह में ग्रेटर नैनीताल हो जाए, पिथौरागढ़ का डेवलप हो जाएगा, तो साथ में लोहाघाट, चंपावत डेवलप हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में आने वाली जगह है। और चंपावत में तो काफी काम हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, तो वहाँ वैसे भी काम हो रहा है। तो पिथौरागढ़ को आएंगे तो रास्ते में लोहाघाट, चंपावत डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही उत्तरकाशी जाते वक्त रास्ते की एरियाएं डेवलप हो जाएंगी। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें यदि हम थोड़ा सा प्लानिंग कर लें। और हमने तो ये भी कहा था कि आप किसी देश के साथ, अभी स्मार्ट सिटीजन वाले कैंपेन में हमने ये भी मांग की थी कि आप किसी सरकार के, भारत की, विदेश के किसी, सिंगापुर ने बीच में कहा था कि कुछ शहरों को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। ऐसे ही जर्मनी ने कहा था, ऐसे ही जापान ने कहा था कि कुछ भारत के कुछ शहरों को कुछ डेवलप करने में हम सहयोग करना चाहते हैं। वो मामला किस स्तर में रुका होगा नहीं मालूम मेरे को, लेकिन जो चीज़ मुझे मीडिया से इधर से जानकारी मिलती है मैं उसके साथ अपने को जोड़ लेता हूँ, सोचता हूँ क्या पता ऐसा हो जाता। तो ऐसे ही यदि कल्पना करें सिंगापुर के साथ हमारा टाई अप हो जाए, सरकार कहे कि ठीक है पिथौरागढ़ जिले को सिंगापुर का सहयोग लेते हैं, तो जिस दिन सिंगापुर की टीम यहाँ आएगी उसी दिन हम वर्ल्ड वाइड हमारा पर्यटन बढ़ जाएगा। हवाई पट्टी हमारे पास है ही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो जाएगा। पिछले साल नेशनल गेम होने से पहले इतना विरोध था कि कहाँ लोग रहेंगे, कैसे जाएंगे। लगभग लगभग 600-700 पूरे देश के खिलाड़ी वहां पर आए। और जैसा अनुभव उनको पिथौरागढ़ में मिला, उनका कहना था कि पूरे देश में आज तक जितने भी नेशनल गेम हुए हैं उतना सम्मान, उतनी भीड़ यहाँ नहीं मिली। क्योंकि पिथौरागढ़ में खेलों का बड़ा वो है, क्योंकि ये फौजियों की भूमि भी है, यहाँ के हर परिवार में फौजी हैं। और यहाँ के अर्जुन अवार्डी हो गया, यहाँ के बास्केटबॉल की इंडियन टीम के कैप्टन यहाँ से रहे हैं, रोइंग टीम में अर्जुन अवार्डी यहाँ से हैं, वेट लिफ्ट में अर्जुन अवार्डी यहाँ से हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी यहाँ से हैं। तो खेल का बहुत जबरदस्त माहौल यहाँ पे है।
तो लेकिन हम उसको उस रूप में नहीं ला पा रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई नेशनल कैंप लगा सकें, दूर दराज के लोग आएंगे जाएंगे, खिलाड़ी यहाँ आएंगे, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बन सकता है, वो भी नहीं बन पा रहा। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम भविष्य में चर्चा और करते रहेंगे। अभी आप समय सीमित है, मैं कुछ ज़्यादा भूल गया हूँ, तो मैं उसके लिए सॉरी भी बोलता हूँ, ज़्यादा भूल गया हूँ। तो धन्यवाद श्री जी और अभिषेक जी। अभी आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं। हमारे कुछ और दोस्त कुछ भी उत्तराखंड, पिथौरागढ़, कहाँ कोई मन में सवाल है या कोई सहयोग का आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, फ्री हैं, कोई हाथ उठाएं, इनवाइट किया जाता है। सुनील राव सिंधे जी। हेलो, नमस्कार जी। आपका जो क्षेत्र है उसके बारे में भौगोलिक मेरी जानकारी कम है, लेकिन एक मामला आया था बीच में बद्री गाय की नस्ल का, और आपने कहा था कि वो दूध बहुत कम दे रही है, आधा लीटर 1.5 लीटर दूध देती है। तो मेरी जानकारी में जो एक प्रैक्टिकल अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थानीय जलवायु के अनुसार वहाँ की जो स्थानीय नस्ल होती है, पूरे भारत में अब तो खैर 54-55 नस्लें ही बची है। किसी समय में 350 से ऊपर नस्लें थी जब भारत पाकिस्तान एक था। तो स्थानीय नस्ल या फिर आपके आसपास की 25 से 50 किलोमीटर क्षेत्र की कोई नस्ल हो, उस नस्ल की केड़ी और उस नस्ल का ही नंदी, यदि आप उसको कृत्रिम गर्भाधान यानी इंजेक्शन से गर्भाधान करने से बचते हुए उससे यदि उसका गर्भाधान नंदी से नैसर्गिक कराएंगे तो निश्चित रूप से 1 या 2 ब्यात में वो गाय दूध बढ़ाएगी ही। ये प्रैक्टिकली अनुभव है। और नहीं तो सूर्यकांत जालान की जो उत्तर प्रदेश में गौशाला है, आप जाके वहाँ इस बात को तस्दीक कर सकते हैं। अब जैसे हमारे इंदौर में 25 किलोमीटर में मालवा और पास में निमाड़ लगता है, तो निमाड़ी और मालवी गाय, तो दोनों का लगभग लगभग चल जाता है मामला। तो आप इस बात को अनुभव करेंगे कि जिस गाय का गर्भाधान इंजेक्शन से हुआ है वो गाय का दूध 1 या 2 ब्यात में घटते ही चले जाएगा, और उसके बाद में वो दूध और घटेगा। और यदि नैसर्गिक गर्भाधान कराएंगे तो 1 या 2 ब्यात में वो गाय दूध बढ़ा देगी। और एचएफ और जर्सी, ये जो गाय हैं, ये कहीं भी जलवायु के हिसाब से ठीक नहीं रहती, और जहाँ भी इसको रखना पड़ता है तो इसके दवाइयों का खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसमें इंजेक्शन हर 2-4 महीने में कोई नए नए प्रकार के देना पड़ते हैं। स्थानीय नस्लों को हमें अलग से कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना ही मेरा सुझाव था, बाकी आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुनील राव जी। ब्रिगेडियर राजाराम जी, आप कुछ करना चाहते हैं? सभी को नमस्कार। बड़े अच्छे तरीके से बात कही गई है। हेल्थ के ऊपर से बात शुरू हुई तो अभी कुछ देशवासी भी सोच रहे हैं, और मैं तो इसलिए कहूंगा कि उत्तराखंड स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए तो सब में टॉप में है, और यहाँ पहले से भी रहा है। तो उत्तराखंड के लोग पहले आगे बढ़ें, और हमारे सहकारिता में और सब में सबसे आगे चल रहे हैं सब। मैं ना तो कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस विषय में ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक अभी नया कॉन्सेप्ट चला है, शायद उत्तराखंड स्टार्ट करे तो अच्छा है, वन नेशन वन हेल्थ। उसमें साहब ने बात करी बद्री गाय की भी, उसने बात करी मनुष्य की भी, उसमें बात हो सकती है पौधों की भी, और आपके पास बहुत से फलदार सब्जियां ये हैं। तो वन नेशन वन कॉन्सेप्ट में क्यों ना उत्तराखंड कुछ लीड करे, कुछ ऐसे चीजें बनाए कि हम गांव में ही मान लो एक ऐसा छोटा जो भी बनना है, या एक बड़े कस्बे में टाइप में बनना है कि वहीं एनिमल्स के लिए भी कुछ ऐसी सुविधा हो और कुछ ऐसा हो और डेवलपमेंट किया जाए। तो एक तो कॉन्सेप्ट वन हेल्थ और वन नेशन का शायद उत्तराखंड कहीं से शुरुआत करे। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपने जो है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर। अभी आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो जो प्रकृति का नियम है कि हम रीजन हैं उनको रीजन ही रहने दें, उसको ज्यादा छेड़खानी ना करें। स्मार्ट सिटी जरूर बनाइए, और इंटीरियर में जैसे तोड़ तोड़ के या नदियों का ये कर रहे हैं, उसमें हम स्मार्ट सिटी तक पहुंचिए, सुविधा करिए, लेकिन उससे आगे पैदल ही चलने दीजिए।
जो बाहर से लोग आते हैं, इको टूरिज्म बनाएं आप या ऐसा बनाएं, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी देख रहे हो जलवायु परिवर्तन से इवन ये बादल फटने की संख्या बढ़ रही है। आप खुद ही कैलकुलेट करिए। इसका एक रीजन है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है वहां दो पहाड़ों के बीच में, और ठंडा जो बर्फ, जो ठंडा बादल में पानी भरा है वो एकदम गर्मी से होकर पिघल कर सारा सारा एक साथ गिर जाता है। इसका आप को एक्सपीरियंस है। ये शिमला में भी हो, हिमाचल में भी हो रहा है, ये JNK में भी होने लग गया ज्यादा, और आपके उत्तराखंड में तो कई साल की पुराना रिजर्व है। तो ये पर्यावरण के हिसाब से भी डेवलपमेंट पे जरा काफी ध्यान रखा जाए। एक तो मेरी ये सलाह थी। आप स्मार्ट सिटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा प्रयोग करिए, पर एज ए नेशन और एज ए उत्तराखंड हम ज्यादा प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं कि वहां वहां आप बद्रीनाथ केदारनाथ में भी इतनी भारी संख्या में लोग आए। जिसको आना है वो पैदल भी आ सकता है। तो ये इस पे मेरा सजेशन नहीं है, पर आप जरा ये सोचिए, क्योंकि आप सामाजिक और आप प्रकृति में भी ज्यादा आपका काफी है। तो इस तरह की बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। इसको आप ऐसे मत लीजिए कि ये कोई सॉलिड पॉइंट। धन्यवाद। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। कोई और साथी, कोई भी साथी अपने विचार, एक्सटेंडिंग हेल्पिंग जी हैंड। नमस्कार। जी गोपाल जी। मैं मात्र नमस्कार, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाकी तो चर्चा हो चुकी है। मैं एक असेसमेंट टीम और रिसर्च की टीम की आवश्यकता समझ में आ रही है मुझे, जो उत्तराखंड के ओवरऑल सारे विषयों को लेकर के उसमें वो अपना रिसर्च और मटेरियल्स जो है इकट्ठा करे। उसका पहला जो मुद्दा है वो पर्यावरणीय अध्ययन हो, पर्यटन संबंधी संभावना व आवश्यक विकास, और तीसरा चुनौतियां, कठिनाइयां एवं समाधान। तो ये तीन विषय को लेकर के वो रिसर्च, वो असेसमेंट और उसका ब्लूप्रिंट वो तैयार हो, और उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाए और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिला जाए। तो उसमें पूरे हम लोगों की जो टीम है उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग लगें, जिनका उसमें व्यापक अनुभव हो, वो उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो, और पंत जी के नेतृत्व में, और भी हमारे उप्रेती साहब हैं, पंत जी हैं, और भी कई साथी हैं वहाँ। तो उन लोगों को साथ लेकर के और उसको लीड किया जाए, ये हमारा विचार था। इस दिशा में यदि कोई पहल होती है तो मैं उसमें भी अपनी भूमिका अदा कर सकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। अपनी सेंट्रल टीम लेड बाय पंत जी एंड उत्तराखंड टीम आपका ध्यान रखेगी। और कोई मेंबर आपको अगर लगता है कि आपके सजेशन में रिसर्च टीम में कोई काबिल हैं, तो उसको भी आप सेंट्रल टीम को बता सकते हो और उसके अनुसार काम किया जा सकता है। आचार्य विजय कार्यकर जी, आप कुछ करना चाहते हैं? प्रणाम दादा। कार्य तो बढ़िया हो रहा है, बातें भी बहुत बढ़िया हो रही है। और यदि हम कहीं छोटे छोटे मॉडल खड़े करना प्रारंभ कर दें, जैसे आपने आज दो तीन जगह मैंने आपको मीटिंग में सुना, मुझे और अच्छा लगा कि टीमें भी बन रही है और कार्य भी हो रहा है। इसी के लिए सबका धन्यवाद। और मेरा 2 सप्ताह के लिए, मतलब 17 सितंबर तक के लिए मेरी कृषि कार्य व्यस्तता और मीटिंग का ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं आऊंगा जरूर, परंतु मुझे बोलने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि हाथ कहीं लगे हुए हैं तो मोबाइल मेरे को उठाने में असुविधा रहेगी। सभी का धन्यवाद और सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि ये गो महाकुंभ सक्सेस हो और कि डंका सभी दूर बचे। उसी के लिए मैं अभी यात्रा के लिए निकल रहा हूं। सभी को धन्यवाद। थैंक यू विजय जी। हेमानंद महाराज, आप कुछ करना चाहते हैं? हमारे पंत जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई अपने पहाड़ी क्षेत्र के लिए। एक चीज हमको थोड़ी सी ये समझ में नहीं आ रही है, जैसे
भारत ने आज तक किसी भी देश के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि उसको हम डेवलप करें। तो हम क्यों आशा करें कि दूसरा देश आकर के हमारे किसी शहर को डेवलप करे। स्वावलंबन, स्वरोजगार और स्वदेशी की जो भाव स्रोतों के द्वारा अपने जिले को, अपने शहर को, अपने ग्राम को उत्तम बनाएं। हम विदेश से आशा क्यों रखें कि सिंगापुर आके कर दे या स्विट्जरलैंड आके कर दे। ऐसा हमारी समझ से तो सोचना भी हमारे लिए उचित नहीं है। हम विदेश पे क्यों आधारित रहें। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हमको अपने देश से ही वो मांगे पूरी करनी चाहिए, वो पूरी तरीके से उसको पालन भी करना चाहिए। और स्वदेशी वाला जो कार्यक्रम है उस पे ही पूरी तरीके से कार्य करने की जरूरत है। इतना ही मेरा को कहना था। थैंक यू प्रेमानंद जी। सुनील राव जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी जी, मुझे अभी जो प्रस्ताव प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही है, एक तो उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाना, इसका पूर्ण समर्थन है। इसके पूर्व में राजा राम जी ने भी जो बात कही कि स्मार्ट अपन क्षेत्र बनाए, स्मार्ट सिटी शहर सब बना लें, लेकिन जिन सावधानियों का इशारा राजा राम जी ने कहा है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो स्मार्ट सिटी इंदौर बनी है, इंदौर की स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है ये सीमेंटीकरण और डेवलपमेंट के नाम पे, कि पूरा सावन और 1.5-2 महीने से बारिश नहीं थी, अभी जाके 3 से 4 दिन में बारिश हो रही है। तो डेवलपमेंट स्थानीय जो हमारे साधन थे, और जो जैसे राजस्थान में और गोवा में अभी वो कच्ची मिट्टी से कबेलू से वहाँ बनाया और वो विदेशी पर्यटक उसमें जा रहे हैं और बड़े अच्छे से वहाँ रह रहे हैं और उसका अच्छा पैसा दे रहे हैं। तो स्थानीय साधनों से करें, और सीमेंटीकरण में और इसमें कहीं पहाड़ जो अभी दरक रहे हैं तो वाकई कहीं विनाश न हो जाए। अभी अभी स्मार्ट शब्द से तो डर लगने लगेगा आगे जाके, स्मार्ट और विकास ये शब्द ऐसे हैं, इसलिए स्थानीय साधनों से और प्रकृति का ध्यान रख के डेवलपमेंट किया जाए। कि दोनों बातों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। योगेन जी, वैसे आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं, रखेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा आज पंत जी का। और हम तो आज उनको देख के उनकी बातें सुन के लगा कि पंत की जगह संत लगाने का मन कर रहा है। वो तो सच्चे संत हैं। और योगेंद्र का जुड़वा भाई। जी जी, हम तो इंदर जी के यहाँ से आए हुए हैं जी। ये आप तो लोगों का बड़प्पन है। जी, तो अभी अभी कुछ दिन पहले, हेलो, जूम यूजर कोई भी साथी अगर बोलना चाहते हैं तो क्लियरली बोलिए, अदरवाइज डिस्टरबेंस हो रहा है प्लीज। जी हाँ योगेंद्र यार, जी यू कंटिन्यू कीजिए। जी जी, कुछ समय पहले हम देहरादून गए थे। जब पढ़ते थे तब भी गए थे, और अब काफी समय बाद दोबारा जाने का मौका मिला। तो हमने कहा कि चलो, मई जून का महीना है, गर्मी है, तो थोड़ा मौसम ठीक रहेगा पहाड़ों में, और अच्छा थोड़ा समय बीतेगा। लेकिन देहरादून विजिट करने के बाद लगा कि हम गुड़गांव में ही ठीक थे, इतनी दूर वैसे ही आए। तो मेरा मतलब कहने का था कि कहीं विकास के चक्कर में विनाश ना कर लें। ब्रिगेडियर राजाराम जी ने भी उधर इशारा किया, और सुनील राव शिंदे जी ने भी इस बात पे प्रकाश डाला। तो मेरा ये मानना था कि विकास अगर आगे सोच रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने जो दिया है उसका विनाश ना हो जाए, इस पे बिल्कुल हमें ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज समस्याएं बाद में क्रिएट हो जाती हैं।
हमारे यहाँ चला था इंडस्ट्री नहीं है जी, इंडस्ट्री नहीं है, तो SEZ बना दिया, सारी किसानों की जमीन ले ली, वहाँ इंडस्ट्री लग गई। अब सिवाय वहाँ पॉल्यूशन के सब लोग वहां से चले गए निकल निकल के, कि ये तो रहने के लायक जगह नहीं है। खास तौर पे बावल और ये हाईवे बेल्ट जितनी भी है हमारी, यहाँ कोई नहीं रहना चाहता आज के दिन। तो एक तो मेरा ये सब सुझाव था। और दूसरा, प्रेमानंद जी ने कहा कि स्वदेशी स्वदेशी अच्छी बात है कि जितना हम कर सके, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम के बात जब हम करते हैं तो ये पृथ्वी भी एक परिवार है, इस पे भी चिंतन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें भारत के लोग काम ना कर रहे हों। और इसी वो हमारे एम्बेसडर हैं, जिससे दुनिया हमें जानती है कि भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोगों की क्षमता क्या है। तो इस बात पे भी मेरा एक ये विचार था कि इस पे जरूर मंथन करें, रिएक्ट ना करें जी। थैंक यू योगेंद्र भाई। आज शायद जैसा आप बता रहे थे और ब्रिगेडियर राजाराम या सब लोगों का, हम लोगों का है, उत्तराखंड चैप्टर में भी यही बात हो रही थी कि कहीं विकास के नाम पे विनाश न हो जाए और हम लोगों को सजग रहना है। लेकिन मुझे जो एक भविष्य दिखाई पड़ रहा है, मैं आप लोगों को फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत नहीं है। सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेशंस का शिकार बन जाती है बहुत आसानी से। डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी, बहुत सारी कंट्रीज का आपने देखा होगा कि जितनी छोटी कंट्री है उतना बढ़िया से मेंटेन करता है। कोई कंट्री तो ऐसे हैं जिसके घर में ही दो कंट्री हो गया है, लेफ्ट वाली कोई अलग कंट्री है, राइट वाली कोई अलग कंट्री है, और दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एक परिवार इंडिपेंडेंटली अगर विकेंद्रीकरण डेमोक्रेसी में रहे तो उसको सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर वो फुली डेवलप्ड हो तो। लेकिन समस्या ये आती है कि एक परिवार या एक गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट फुल नहीं हो सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर बढ़िया से प्लान किया जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी हो सकती है। और वसुधैव कुटुंबकम की जिसमें बात हो रही है, जिसमें वर्ल्ड गवर्नेंस की बात हो रही है, उसमें एक्चुअली कोई किसी का कंट्रोल नहीं रह जाएगा। डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी होगी, सारे डिस्ट्रिक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, किसी के पास कोई सेना नहीं रहेगी, कोई लड़ाई झगड़े का चक्कर नहीं रहेगा। इवॉल्व कॉन्सियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको जल जंगल जमीन जानवर बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जन इवॉल्व कॉन्सियसनेस में रहेगा, बड़ी गहराई में उस पर काम हो रहा है। हो सकता है हमारे आपके जन्म के सामने ही हो जाए, हो सकता है अगले जनरेशन में हो, लेकिन होना ही है। थैंक यू। अभिषेक जी, आई थिंक अभी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, सबका बारी हो चुका है। कुछ और कार्यक्रम आप चलाना चाहते हैं? अदरवाइज इसको विराम दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग जो भी करना है कर सकते हैं। थैंक श्री यू अभिषेक जी। श्री जी, मैं 1 मिनट वो गोपालन पे अगर आप परमिशन दे तो। जरूर जरूर गुरुदेव, जरूर जरूर जरूर, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से वहाँ के लोग हैं और जिस तरह से वहाँ की गाय है, उसमें एक स्कीम बननी चाहिए जो डॉक्टर सुभाष नालंगी जी ने भी हमारे सहयोगिता, इसके सहयोग संयुक्त गोपालन और इस तरह का गांव गांव में करना है। उत्तराखंड की दो दो अपनी देसी भारतीय नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सब जानते हैं बद्री है, एक जौनसारी महल है। बद्री तो 2 से 4 किलो ही मैक्सिमम दूध दे सकती है, लेकिन जौनसारी महल 4 से 6 किलो तक भी दे सकती है। दोनों ही करीब करीब रिलेटेड है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन वहाँ एक और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पहले तो वो जो बाहर की गायें और उसमें हुआ था, एक इनके कालसी एक एनिमल उत्पादन का बहुत अच्छा जगह बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उत्तराखंड में भी उसका बहुत योगदान है। उन्होंने हमारी ये खत्म होती लाल सिंधी गाय को, जो किसी जमाने में भारत में तो टॉप थी दूध में भी, अदरवाइज भारत पाकिस्तान सब में, उनको वहां से रिडेवलप किया है और वहां ये गाय अभी अवेलेबल भी है और उसमें ये किया है। अब हम जैसे कि सिंधे साहब ने बताया, हमने गाय को दोबारा जिंदा करना है, दोबारा लाना है। तो हमने जितनी भी हमारी ब्रीड है उसको प्योर फार्म में ले जाना है। हमारे गांव में कैसा होता था, सांड छोड़ देते थे और जो भी उसमें गाय हैं
उनको किसी से भी, और उस टाइम जो तगड़ा और दूध देने में जो हम गाय थी वो ज्यादा क्रॉस करता था, तो ये ढांचा बिगड़ गया। हमने प्योरिटी की तरफ जाना है, इसको एक किस्म का डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं, जैसे जमीन का करते हैं। तो हमने इसको गांव गांव में ये स्कीम बनानी है कि इस गांव में ये बद्री गाय है, उनका एक ग्रुप है, चाहे हम इसमें कोऑपरेटिव सिस्टम में गांव वालों को ही जोड़ें, और ये जौनसारी है। और एक एक तो कम से कम बड़ा सा ग्रुप एक गांव में हो कि ये बद्री गाय को बद्री गाय से ही सांड से ही क्रॉस करे, या उसका एआई दें, वो तो एक बाद में डिस्कस हो सकता है, जौनसारी को जौनसारी दे। लेकिन ये दोनों ही गाय अभी हमारे जो भी किसान जुड़ते हैं, बहुत साल से मैं इसको देख रहा हूँ, वो इसमें इकोनॉमिक नहीं डेवलप हो रही, डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो हम इसका इसी तरीके से करें, और इनके साथ साथ उस गांव में जो वहां ऑलरेडी डेवलप हो गई है, लाइक लाल सिंधी है। लाल सिंधी ऐसी है कि वो आपको इसको भी सहारा देगी, ये होगी। तो 2-3 साल इनमें सेल्फ सफिशिएंट आने में टाइम लगेगा। तो ये जो ग्रुप बना रहे हो आप उस गांव में डेवलप करने का, या पंचायत भी करें तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ग्रुप बेसिकली ये दो गाय अपने गांव में टॉप प्रायोरिटी से डेवलप करें, ताकि उनको किसी को लॉस भी ना हो उस ग्रुप को। और वो रेड सिंधी 2-3 साल के लिए है तकलीफ, रेड सिंधी तो उसमें इनकम देती रहे, उसका भी दूध और सब कुछ वही क्वालिटी का है, वो भारतीय है। और ये जो बद्री है और जौनसारी महल है, ये भी साथ साथ जैसे 20, 25, 30 उनके लिए उन्हीं का टॉप क्लास सान काट के, ये थोड़ा सा प्लान करके मेहनत से उठाने का सवाल है। और इन दोनों गायों को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड में तो ये दो मेन है, उनका सहारा लेके ये किया जाए। बाकी जो अपनी जर्सी पाल रहा है या जो भैंस पाल रहा है, उनका हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, वो भी पाले, लेकिन हमारी इन गायों को मिक्स ना होने। जब तक आप इसको प्योरिटी पे नहीं लाओगे, इसका विकास होना थोड़ा मुश्किल है। ये बहुत टेक्निकल काम है। लेकिन इस तरह का जो मैंने लोगों में साहस और ये देखा है, कुपरेती साहब हैं, और हमारे नालंगे साहब भी वहाँ स्पेशली इसके ऊपर ही काफी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टेक्निकल हेल्प लेके देखो, जो इस विषय पे जुड़ेगा आपका ग्रुप, किसी कोई भी विषय हो, खेती हो, ये हो, गोपालन हो, आर्थिक हो, कोई हो, उस विषय में उस सब्जेक्ट की शिक्षा, जानकारी और उसका इंटरेस्ट जरूरी है। वैसा ही ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, आपने ऐसे ही जोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी। चाहे नर्सरी ही हो, नर्सरी में भी उसका इंटरेस्ट हो। और ये इन इन गायों के जहां आप इस तरह का बनाओगे, उसी ग्रुप को आप एक नर्सरी के लिए जोड़ दो, जिसमें थोड़ा सा इनकम जल्दी और ज्यादा हो। तो मेरा सलाह ये है कि इस गाय को डेवलप करने में बड़ा अच्छी चीज होगी, और ये फ्यूचर में बहुत जरूरी होगा। लेकिन इसमें आप इनिशियली मेहनत चाहिए और इनकम कम हो। तो उस इनकम को कंपनसेट करने के लिए पूरी प्रॉपर आप उत्तराखंड का ग्रुप बना रहे हो, पूरी प्रॉपर प्लानिंग से और एक्सपर्टाइजेशन का जरूर यूज करना है। ऐसे नहीं कि जैसे पहले ही हो रहा है कि ठीक है ये गाय है, ये बैल है, किसी को भी किसी से क्रॉस हो जाए, और ये बैल के तो माँ अच्छा दूध देती थी, ये बाहर का है, तो इसी से कर दें तो वो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने किसी भी ब्रीड को प्योर फार्म में लाए बगैर उसमें ग्रोथ नहीं होगी। और उसका ये गोबर और पेशाब भी तभी अच्छा बना रहेगा जब वो उसकी फॉर्म प्योर में वापस लाएंगे आप। इस पे कोई प्लानिंग अच्छी सी हो तो अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। देखिए, 4 महीने से जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक चीज मैं लगातार हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर समग्रता से काम नहीं होगा तो ये काम जो है बहुत जल्दी ये जो है तो ड्रिल हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ डुप्लीकेशन होने लगेगा, एफर्ट जो है वो खराब होने लगेंगे। अभी हमारे साथ ललित पंत जी हैं। मैं ललित पंत जी आपसे कह रहा हूँ कि आपका जो क्षेत्र है, ये भारत के जो स्वर्ग हैं, जो कुछ स्वर्ग हैं चुनिंदा, उनमें से एक है। इसको स्वर्ग को स्वर्ग ही रहने दिया जाए, इसको नर्क ना बनाया जाए। तो यहाँ के लिए योजनाएं ऐसी हो जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखे हों, जो ये अंधी विकास की दौड़ से हटके हों,
और चीज़ें जो हैं वो लोकलाइज चीज़ों पे ही ज़्यादा रहें। परिस्थितियाँ ऐसी बनाई जाएं कि लोग कम से कम बीमार हों, और अगर बीमार हों तो उनका इलाज जो है, जैसा आपका प्रयास भी है, वैसा वहाँ पे हो जाए। पिथौरागढ़ जिले के जितने भी विकास खंड हैं और उसके जितने भी ग्राम पंचायत, सभी जगह हमारा काम करने का प्रयास है और बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य में कर रहा है, कोई शिक्षा में कर रहा है, कोई कृषि में कर रहा है, कोई खेती में कर रहा है, कोई पशुपालन में कर रहा है, कोई मतलब अ, बागवानी में कर रहा है, कोई अ, और कोई काम कर रहा है, कोई जड़ी बूटियों का उत्पादन कर रहा है। अभी ये सारी लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका स्मार्ट हिल स्टेशन पिथौरागढ़ विजन है, तो इसके लिए जो बेस लाइन स्टडी है वो करनी पड़ेगी, और उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। लोगों को चिन्हित करने में आ, मिल के किया जाएगा। कौन क्या काम कर रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए, और कहाँ पर क्या चीज खाली पड़ी है ये मालूम होना चाहिए, कहाँ क्या सबसे बड़ी आवश्यकता है ये मालूम होनी चाहिए। तो ये स्मार्ट हिल स्टेशन जो आपने एक विजन बनाया, जो डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट पे काम किए जाने की आवश्यकता है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन, वार्ड एडॉप्शन, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उससे भी जुड़ने की आवश्यकता है। मैं इस ग्रुप के सभी सदस्यों को बोलना चाहूंगा, और मुझे इस बात को बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि ये जो कार्यक्रम जिस विषय को लेके चल रहा है, बहुत सारे साथी आज तक वो समझ ही नहीं पाए हैं कि विषय है क्या। तो विषय यही है कि देश के जो 7,200 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं, और जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, जो 25,000 अर्बन म्यूनिसिपल वार्ड हैं, उन सभी जगह पर हम लोग विकास के कुछ अच्छे मॉडल, और विकास नहीं, समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक वेलनेस, या बोले कि पूर्ण स्वराज के कुछ अच्छे मॉडल, ये मतलब कि जो शब्द हैं ये सभी सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, लोगों ने अपने अपने समझ के अनुसार गढ़ दिए, सभी मिलते जुलते हैं, क्योंकि ओवरऑल जब पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो सब एक बात है। तो उसके मॉडल बनाए जाएं और सभी जगह बनाए जाएं, और सरकारी मदद और सरकारी सहायता को कम से कम, और बैंक की मदद और बैंक की सहायता को कम से कम लेते हुए, अगर हम कुछ जगह भी बना पाएंगे तो वो देश में संदेश जाएगा। अभी भी हमारे बहुत साथी काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी एक क्षेत्र विशेष में ही थोड़ा सा सफलता पा पाए, समग्रता कहीं नहीं आ पाई है। वो समग्रता लाने का प्रयास है। ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की आवश्यकता है। और डेमोक्रेसी की अभी बात हो रही थी, तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एजुकेशन, एजुकेशन इज द सेम गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। एजुकेशन, और वो एजुकेशन जो हो होलिस्टिक एजुकेशन, समग्रता हो, वो एजुकेशन जिसकी कल हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आदमी को, व्यक्ति को समाज से और मतलब स्वयं से जोड़ने का अवसर मिले, उसको समझ मिले, उस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, और किताबी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। और डेमोक्रेसी में जो रोमन हिस्ट्री है वो क्या बताती है कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हो जाती है, या और बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी क्यों फेल हो गई। चाइना में भी डेमोक्रेटिक सरकार को फाड़ के जो ऑटोक्रेटिक रेजिम आके बैठ गई, या दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पे ऑटोक्रेसी जो चल रही है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि एज अ सोसाइटी हम लोग फेल हो गए, इसीलिए डेमोक्रेसी के नाम पे जो है ऑटोक्रेसी चल रही है। और एजुकेशन उसका मेन रीजन रहा कि जो एजुकेशन जो थी, वो एजुकेशन के नाम पे बहुत सारी अनर्गल चीजें दी जाती रही, केवल और केवल लाइवलीहुड
जुटाने के तरीके बताए जाते रहे, और उससे बियॉन्ड लोगों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं दिया गया, या लोगों ने सोचना और समझना ही बंद कर दिया। ये जो डेली डिस्कशन होता है उसमें समग्रता जैसे जैसे सभी लोगों से के विचारों से मिलके आएगी, वैसे वैसे ही चीजें हम जमीन पे बेहतर तरीके से उतार पाएंगे। अभी पूरे देश में 7,200 ब्लॉक हैं। उनमें से 72 ब्लॉकों को लेकर ध्यान में रखते हुए एक कार्यालय यहाँ बनाना, कानपुर में बनाया जा रहा है। और उस कार्यालय के माध्यम से मल्टीपल टास्क करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम आने वाले 6 महीने में इन 72 ब्लॉकों में कुछ छोटा मोटा चीजें स्टार्ट कर पाएं और चीजें जो हैं दिखा भी पाएं। अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है हर काम को करने के लिए, और समर्पण की दूसरी। अर्थ और समर्पण, या समर्पण और अर्थ, पहले समर्पण और फिर अर्थ। तो उस पे काम करने का प्रयास है। अभी कल से कार्यक्रम का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, कल संडे है, कल से हम लोग फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। ये स्वराज सहकार और स्वराज के फॉर्मेट पे आ जाएगा। तो सहकार में पहले शुरू के 45 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे, जो सरकार के सफल मॉडल हैं जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक संबल दिया जा सके। और साथ ही साथ जो स्वराज है, स्वराज की जो अवधारणा है, उसमें जितने भी विषय हैं, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, अन्य विषय हो, और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय जिन पर हमें हर स्तर पे काम करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। तो स्वराज पर आखिरी के 45 मिनट चर्चा की जाएगी। और चर्चा करने के बाद उस पर पूरे दिन काम करने का प्रयास किया जाएगा। और पूरे दिन काम तभी हो सकता है जबकि हम इसी को अपना काम बना लें और इसी में से अपने लिए अर्थ अर्जन के साधन भी निकालें। तो उसके लिए आ, भी तरीके तैयार करने होंगे, और जो जिनका पुराना काम है वो छोड़े नहीं, लेकिन साथ ही साथ धीरे 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 इसमें वो करें, तभी वो समाज से भी जुड़ पाएंगे और चीजों को बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। क्योंकि ये एक पूर्णकालिक काम है, पूरा समय लेगा, पूरा डिवोशन लेगा, समझ पूरी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। और जब एक बार कुछ देश के कुछ एक जगह पर भी ऐसा बन जाएगा, तो फिर वो समाज की सोच और उसकी मानसिक उसको बदलने के लिए हमारे पास वो मॉडल होंगे, और उस मॉडल के आधार पर पूरे देश में एक नव चेतना का संचार होगा। ऐसा अपेक्षा के साथ और ऐसी सोच के साथ ये काम किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, अपने क्षेत्रों को पकड़िए, मतलब कि एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज को पकड़िए, अपने जन्म क्षेत्र या अपने गृह क्षेत्र या को पकड़िए, जो भी आपका क्षेत्र है वहाँ का जरूर पकड़िए। और तीसरा, जो आपका संगठन है उसके जो उद्देश्य हैं उसको भी मजबूत करते हुए चलिए। वो संगठन ट्रस्ट हो सकता है, वो सोसाइटी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव हो सकती है, या कोई और वो सामाजिक संगठन हो सकता है, राजनीतिक संगठन हो सकता है। तो ये 3 स्तर इधर भी बन गए और 3 स्तर इधर भी बन गए। तो ये बहुत सारे स्तर हैं जहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है। मेहनत बहुत लगने वाली है, क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव देने जा रहे हैं, और अल्टरनेटिव जो वर्तमान व्यवस्था है उससे बेटर। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वो विजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रोग्राम और कोई भी कार्यक्रम करें, तो उसमें रिजल्ट जो होगा वो आएगा। अन्यथा रिपीटिशन, डुप्लीकेशन और कई बार फॉल्स स्टार्ट हो सकती है। वो स्थितियां बनने से हमें रोकना होगा। अभिषेक, लगता है शशांक जी कुछ कहना चाहते हैं, रणवीर शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, और फाइनली ललित पंत जी का क्लोजिंग ले लिया जाएगा। शशांक जी। जी प्रणाम। अभी जैसा अभिषेक जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड तो हम सभी के हिसाब से स्वर्ग भूमि है, तो क्या ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्वर्ग से भी पलायन करने की इच्छा हो, तो क्या हमारे
दिमाग से कुछ चीजें या फिर हमारे सोच में से कुछ चीजें छूट रही है कि हम क्यों पलायन कर रहे हैं, या फिर हमारी चाहत या फिर हमारी जरूरतें इंसान की अ, कुछ बदल रही है, या फिर कम ज्यादा हो रही है, और उसके ऊपर फोकस, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीजें छूट रही है क्या, कि स्वर्ग से भी अगर पलायन की इच्छा होती है तो गड़बड़ है, कि जरूरतें जो है, मतलब मूलभूत जरूरतें अगर भी समझी जाए, कि अन्न, वस्त्र, निवास, आरोग्य वगैरह वगैरह वगैरह, वो होने के बाद भी कई चीजें बचती है, इसीलिए समस्याएं होती है क्या। और यही तो मेरे ख्याल से इंसान की खासियत है, अन्य प्राणियों से इंसान इसी वजह से अलग है। तो अगर हमें इंसान के बारे में सोचना है, तो कुछ और चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्या। समझिए, हर एक के घर में एक एक देसी गाय आ जाएगी, तो समस्याएं खत्म हो जाएगी क्या। तो ये गहन सोच की जरूरत है या नहीं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके लिए अगर कोई गाइड कर पाए तो अच्छा होगा। धन्यवाद धन्यवाद। प्रशांत जी, धन्यवाद। आ, देखिए क्या है, ये सोच का ही सारा सब खेल है। ये दिस इज बेसिकली अ बैटल ऑफ माइंड। कैसे मैं समझाता हूँ। वो व्यक्ति हैं, एक ही परिवेश में पले बढ़े, लेकिन सोच कुछ ऐसी मिली उनको, या कुछ ऐसा उनको दर्शन मिल गया, या कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ लिया, या कुछ किसी ऐसे व्यक्ति से उनको कुछ ऐसा क्लू मिल गया जिसको ही उन्होंने अपना जीवन दर्शन मान बैठा। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी गुरु को फॉलो करने लगते हैं, तो उनसे उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाती है। और गुरु कोई भी हो सकता है, वो सदगुरु भी हो सकता है, और वो अंबानी भी हो सकता है, या आशाराम में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जिसको जिससे इंस्पिरेशन मिल गई, या जो जिसके साथ रह गया, वो उसके साथ हो लिया, या उस सोच के साथ हो लिया। बहुत से लोग फिल्मों से भी प्रेरणा ले लेते हैं। तो हुआ क्या कि पिछले 50-60 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया मानव सभ्यता में। वो क्या आया कि वो ये हुआ कि इतनी इंफॉर्मेशन उपलब्ध होने लगी, इतनी इंफॉर्मेशन उपलब्ध होने लगी और डेटा उपलब्ध होने लगा कि व्यक्ति जो है वो उसमें उलझ गया। और जहां पे जो डेटा का प्रेजेंटेशन इफेक्टिव था, मतलब प्रभावी ढंग से था, उसमें संगीत और गीत जोड़ दिया गया, तो वो जो है वो लोगों को, उनके दिमाग को आ, पसंद आया कि हाँ ये जो है ये तो बहुत अच्छा है, कि ये बहुत अच्छा है। अब वो इस तरह से घटिया घटिया भी माल बिकने लगा और अच्छी भी बात दबने लगी। तो हुआ ये कि बहुत सारी फिल्में बनी, गीत संगीत के हिट होने के कारण वो हिट हो गई, लेकिन उनमें जो मैसेज दिया गया था, वो मैसेज जो था वो बिल्कुल जो वास्तविकता और जो नैतिकता है उससे बिल्कुल हटके था। तो इस तरह से जो समाज के मूल्य हैं और समाज के जो दर्शन है उसमें बदलाव आ गया। उत्तराखंड में जो दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे थे, उन्होंने जब अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी तो उनको लगा कि कोई भी गांव से आदमी जाके और एक बड़ा बिल्डर बन सकता है, या एक सफल आदमी बन सकता है। जब लोगों ने शिक्षा पाई और उनमें से कुछ लोग आर्मी में गए, तो वो अपने साथ दारू की बोतलें लाए, जो उनको मिलती हैं, जो वहां पे कल्चर में नहीं थी लेकिन आई। जब बच्चे बाहर गए, होटलों में काम किया, तो उन्होंने क्लब लाइफ देखी और वहाँ के होटल की लाइफ देखी। वो वेस्टर्न म्यूजिक आया और बहुत सारी चीजें तामझाम आई। तो इस तरह से जो सोसाइटीज हैं, जो कल्चर हैं, उनमें उनमें जो है उनका एक वो डाइल्यूट हो गए, उनकी कल्चरल वैल्यूज डाइल्यूट हो गई, सोच बदल गई। और सोच जो थी वो प्रकृति केंद्र से हटके भौतिकवाद की तरफ चली गई। लोगों ने देखा कि उसके बच्चे ने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और वो विलायत चला गया, तो लोगों का वो रोल मॉडल बन गया। तो
इस तरीके से धीरे धीरे क्रमिक तरीके से समाज की सोच में बदलाव आया है। और यही सोच है जो अंबानी बनने की सोच रखता है, वो तो सब कुछ हड़पने की सोच रखेगा। मैं अंबानी को थोड़ा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सोच है जो लोगों को अंबानी बनाती है। और जब वो अंबानी बनने की स्थिति के आसपास कुछ नहीं बन पाते, तो वो कई बार गलत रास्ते भी लेते हैं, और अंबानी भी ने भी गलत रास्ते लिए जो इतिहास में दर्ज है। तो अब जब सोच ही है कि हमको तो हर चीज पानी है, किसी तरह से पाए, बाई हुक बाई क्रुक, तो यहाँ पे जो हमारे धर्म का सिद्धांत है, अपरिग्रह, आस्तेय, इन सब का वॉल्यूशन होता है। तो अब धर्म के नाम पे तो गीत संगीत आ गया, डपलियां आ गई, गायक आ गए, माता का जगराता, और इसके बाद सब लोग भंडारा खाते और सो जाते। तो ये जब धर्म का स्वरूप बन गया, तो मूल विषय जो थे जिनको लोगों को अपने आचरण में उतारना होता था, उससे तो लोग भटक चुके हैं। अब हम अपेक्षा करते हैं कि रातों रात कोई हम परिवर्तन ला पाएंगे, और वो भी हम साइलोज में करके, कि हम सिर्फ शिक्षा में काम कर लेंगे तो हमको लगेगा कि सब कुछ बदल गया। ऐसा होने नहीं जा रहा है। हमें समग्रता से सोचना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ, आकांक्षाएं को ध्यान में रखना पड़ेगा। पंजाब में जो कन्वर्जन हुआ पिछले 20 सालों में, करीबन 15-17% कन्वर्जन हो गया, बड़े बड़े चर्चेस बन गए। तो उसके पीछे यही था कि लोगों के, उन्होंने ग्रीड को पहचाना और उस ग्रीड के अनुसार उनको ऑफर किया, और लोग उसमें चले गए और वो जुड़ गए उनके साथ, और उनके साथ रहते हैं। और थोड़ा जो सोशल डिफरेंसेस थे उसका भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उसको किया। तो मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं। ये लगातार सीखते हुए और करते हुए सीखने की बात है, और समूह में सीखने की बात है। ताकि सारी चीजें हम नहीं सीख सकते, लेकिन समूह में जब हम काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों पे गलतियां कम होंगी। ये वैसी बात है, और सोच की ही ये बेसिकली बात है। ये सोच की ही बात है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्योंकि कोई पैसा जुटाने की उसमें लगा हुआ है और गलत काम कर रहा है, वो भी एक सोच ही है। और कोई अच्छा काम कर रहा है, वो समाज के लिए कुछ अच्छा देना चाहता है, वो भी एक सोच ही है। उसी के ये सब, ये जो प्रोडक्ट्स हैं और बाई प्रोडक्ट्स हैं, कि करप्शन है और ये है, ये बेसिकली सोच की उपज है। ये उस दर्शन की उपज है कि वो किसके पीछे जा रहा है। धन्यवाद, ये इतना ही मेरी समझ है, मैं बता पाया इतना। जी धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन अलग से बात करेंगे, जी लेकिन अलग जरूर से बात करेंगे। धन्यवाद। जरूर। अ, अभिषेक जी क्षमा कीजिए, अलग से बात करने के लिए सही समय क्या होगा? मैंने एक दो सुबह बार सुबह 6 बजे से 7 बजे। नहीं तो वो तो मुश्किल है। ठीक है चलो। सुबह 6 से 7 या शाम को 6 से 7। ठीक। ठीक है देखते हैं। जी, ये दो समय है। महर्षि पांडे जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है। जी। हाँ, सभी को नमस्कार। अभिषेक जी, आपने अभी जो वक्तव्य दिया, विचार प्रकट किए हैं, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा आपने छुआ है। और अगर मैं सच कहूं तो ये मानव स्वभाव की गहरी पकड़ है और गहरा मनोविज्ञान है। और जो मेरा इस विषय पर मत है और जो मैंने प्राप्त किया है वो थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सोच है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे कई महापुरुषों ने, स्वामी विवेकानंद आदि, अद्वैत वेदांत और तमाम विचारधाराएं इस बात को पुष्ट करती हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अब बात यह है कि हम सोचते कैसा हैं। तो हमारे योग कथाओं में ये बातें आती हैं कि जो यादें हैं, जो हमारा शरीर और मन और कोशिकाएं दर्ज करती हैं, वो पल पल बरस रही हैं। आप उसको चेतन रूप में ग्रहण करें या अचेतन रूप में ग्रहण करें, वो आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो जितने दृश्य देखे वो यादें, वो
वो मेमोरी में दर्ज हो गई। और जो हमें दूसरों से विचार मिलते हैं, हमारे जो अंदर प्रकट होते हैं, और कुछ आनुवंशिक लक्षण है, और जो समाज है, जो रोज हमारा व्यवहार होता है, ये सब विचार आपस में घुल मिल के ये हमारी सोच का दायरा तय करते हैं। इसलिए हमारे अपने विचार कुछ नहीं होते, वो हमारी यादों के बीच से रिसाइकिल करके निकला हुआ एक समूह होता है। इस बात को जो समझ जाएगा, तो कि ये असली चीज है, तो मुख्य चीज होती है स्पष्टता, विचारों की स्पष्टता, कि समग्र दृष्टि क्या है, स्पष्ट दृष्टि क्या है। और आपने बहुत बड़ी बात कह दी है आज की। ऐसे हमारी सोच डेवलप होती है, और सोच के अनुसार व्यक्ति अपनी एक फिलॉसफी तय कर लेता है, और उसी के अनुसार आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे जो है धर्म और दर्शन ने ऐसे स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, और उसका अभ्यास जो आप हमारे इस टीम के सभी साथी, और विचार विमर्श हो रहा है कि घर घर गुरुकुल वाली योजना, अगर वास्तव में कोई परिवर्तन लाना है, हम व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं, तो उसकी जड़ कहीं न कहीं वहीं जाकर टिकती है। नहीं तो ये समाज के बदलाव में हम अस्थायी बदलाव भले महसूस करें, लेकिन उसमें कुछ स्थायित्व जो है नहीं आ सकता है बिना इन मूलभूत सिद्धांतों का अनुसरण किए। धन्यवाद। जी, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। जो समाज में या मानव सभ्यता में अगर हम देखें, तो दो तरह से बदलाव आए जो चिरस्थायी रहे या बड़े लंबे समय तक चले। चिरस्थायी तो कोई नहीं है, लंबे समय तक चले। उनमें एक तरीका था राजनीतिक, और दूसरा जो था वो था आध्यात्मिक, धार्मिक। ये जो चीजें थी, इन्होंने जिस तरह से समाज में अपनी छाप छोड़, जो राजनीतिक बदलाव थे वो भी उनकी भी एक मियाद होती है, 100 200 साल, 500 साल, 700 साल। और जो आध्यात्मिक धार्मिक वो होते हैं, विचार होते हैं, जो सोचें होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जिनसे संस्कृतियां और सभ्यताएं बनती हैं, सोच बनती है, समाज बनता है, समाज की एक वो बनती है, वे ऑफ लाइफ तैयार हो, वो उनका उम्र ज्यादा होती है। मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम जब पर्सनल फिलोसफी बना लेते हैं तो पढ़ना बंद कर देते हैं। और जबकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है वो इन किताबों में ही है। वो किताब कोई भी हो सकती है, वो अगर आपने पढ़ी है और उसका चिंतन मनन किया है, उसको समझने की कोशिश की है, तो कई बार जवाब वहां से मिल जाते हैं। इतना ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ेंगे, इतना ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे, हम उतना ही अच्छा कर सकते हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हम दूसरों से तो सीखते समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्वाध्याय करें। इसीलिए जो हमारे संस्कृति जो थी उसमें स्वाध्याय को एक बहुत महत्वपूर्ण माना गया। जो धर्म के लक्षण है उसमें स्वाध्याय को बोला गया कि स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय के लिए पुस्तकें, और साथ ही साथ अपने अंदर झांकने की कोशिश, और अपने साथ वालों की संगत, उनको लेके जो भी चीज आप समझते हैं, और फिर इसके बाद वो सभी से चर्चा करके और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और उस समय जो देश काल परिस्थिति है उस हिसाब से उसको उसमें जोड़ने की कोशिश करें कि हाँ, ये इस समय के लिए क्या सही रहेगा। गुरुओं की भी आवश्यकता होती है, शुभचिंतकों की भी आवश्यकता होती है, और स्वयं की विवेक की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन विवेक तभी कारगर है जब आपने अध्ययन किया हुआ है और स्वाध्याय किया हुआ है, तभी कारगर है। और ये जो कार्यक्रम है तो इसमें
जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जन कर सकें, जहाँ से भी मिले, साथियों से सीखने को मिले, स्वयं से मिले या फिर संगत से मिले, वो लेते चलें। यही गुरु नानक जी ने भी सिखाया कि उन्होंने सारी चीज़ों को समझने के लिए सब जगह का भ्रमण किया। और विवेकानंद जी भी पूरे देश में घूमे, सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ पाए। तो स्वाध्याय करना आवश्यक है, और समझ हर चीज की होनी चाहिए, और उसको कैसे हम अपने अंदर उतार पाए। तो ये सारी बातें मेरी पिथौरागढ़ के परिप्रेक्ष्य में है। हम पिथौरागढ़ को एक स्मार्ट हिल स्टेशन बनाना चाहेंगे, और हम ललित पंत जी के इस मिशन में साथ हैं। लेकिन कार्यक्रम होलिस्टिक होगा, और उसके लिए हम बात करेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। यही प्रयास होना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। समय हो चुका है, अन्य किसी साथी को कुछ बात रखनी है रखे। अंत में ललित पंत जी अपनी बात रखेंगे, और हम कार्यक्रम को आ, अगले 12 मिनट में विराम दे देंगे। धन्यवाद मेरी तरफ से। बस मैं एक मिनट चाह रहा था। ने हाथ उठाया। हेलो। महेश्वरी पांडे भाई, आपकी पवित्र भावनाओं को और अभिषेक जी जहाँ इशारा कर रहे हैं, सुबह एक सेशन समग्र स्वास्थ्य से पुरुषार्थ की तरफ, 5:15 बजे सेशन शुरू होता है। कुछ लोग 5 बजे जुड़ जाते हैं, और वहां से लेके पौने 6 बजे तक कोई एक शब्द नहीं बोलता है। और फिर वहां से कुछ चिंतन और कुछ अच्छी बातें निकल के आती हैं, वो भी जिसको शेयर करना होता है। बड़ी सुंदर चीजें हो रही हैं। एक दिन आ जाओ कम से कम, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। महेश्वरी भाई, निमंत्रण है कल के लिए। थैंक यू। सभी के लिए निमंत्रण है। यही लिंक रहता है, कोई लिंक बदलता नहीं है। इसी लिंक का यूज करके आ सकते हैं। अभिषेक जी, 2 शब्द में बोल लूं? ये हाँ, आप ही की बारी है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी लंबे समय के बाद एक अच्छी चर्चा में शामिल होने का मुझे भी मौका मिला है, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से इन विशेष चर्चाओं से थोड़ा दूर हटने लगा था, क्योंकि मुझे बौद्धिक चर्चाओं से अब धीरे धीरे ऊब होने लगी है। लेकिन चूंकि हम बहुत समय से मैं पिछले कुछ बैठकों से देख रहा हूँ कि वास्तव में कुछ करने वाली टीम जुड़ी है, तो आनंद आया। अभी एक विषय आया था पलायन का, तो मुझे जहाँ लगता है कि जो मेरा निष्कर्ष जो मेरे थोड़े बहुत अनुभव से लगता है कि धनोपार्जन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हमारे पहाड़, हमारी सीमाएं खाली हो रही हैं। सरकारें अ, फौज के माध्यम से भले ही उस गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समाधान नहीं है। यदि हम इन गांवों की ओर थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी सेनाओं पर जो खर्च होता है, उस खर्च को भी हम थोड़ा कम कर पाएंगे। एक ऐसा विषय है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो हम स्मार्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्ट का मतलब मेरा कहना का मतलब है कि युगानुकूल परिवर्तन। हम आज उस दौर में नहीं रह सकते हैं जिस दौर में कभी हमारा ये जो जिसको हम हिडन पैराडाइज कहते हैं। वर्तमान सुविधाओं की जरूरत सभी को है। आज ये हम इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सब जुड़ पाए हैं, तो हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी सुविधाएं हों जिसका हम अधिक से अधिक हमारे बच्चे उपयोग कर सकें। देश दुनिया में वो जहाँ भी जाएं तो सर खड़ा होके चल सकें। हमें अच्छी हम देश दुनिया में घूमे हैं, बहुत जगह शहरों में देखे हैं, लेकिन हमें अपने पहाड़ से लगाव, हम पहाड़ पे ही रहते हैं और यहीं रह के चिंता कर रहे हैं। तो हमारी भी अपेक्षा रहती है कि हम देश दुनिया के साथ लगातार जुड़े रह सकें। जरूरत पड़ने में हम जहाज का भी उपयोग कर सकें, और जरूरत पड़ने में हम साइकिल से भी जा सकें। जरूरत पड़ने पे हम जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं उनका उपयोग कर सकें, लेकिन उसमें हम पर्यावरणीय जो हमारा है उस पर कहीं पर कोई नुकसान न हो, इसके लिए हमें क्या तकनीकी उपयोग करनी चाहिए, उसके लिए भी हमें अनुभवी लोगों का साथ चाहिएगा। क्योंकि हाल के कुछ दिन बहुत अधिक नुकसान हुआ है। यहाँ निर्माण तो हुआ है, लेकिन निर्माण में हमने ब्लास्टिंग का यूज किया बहुत सारा। धीरे धीरे अभी कम आई है हुई है। इस बार के कुछ जो नए निर्माण हो रहे हैं उसमें तकनीक का भी यूज हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो लोग आए हैं उन्होंने जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे, वो बहुत लंबा विषय है। लेकिन हमारी टीम सही ढंग से बन जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सपना हमारा जो स्मार्ट हिल स्टेशन का है वो साकार हो पाएगा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं समाज में, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी हो सकते हैं, और आप जैसे लोग जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत सारा चीज़ें कर पाएंगे।
और जो विदेशों में एक विषय आया था कि विदेश की सहायता क्यों, बहुत सारे देश दुनिया में हमारे लोग हैं, लोग रह रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों में काम कर रहे हैं। माना जाता है कि अमेरिका के जितने भी टॉप के पदों में वहाँ के हमारे लोग काम कर रहे हैं। तो अमेरिका ने भी कहा था कि मैं भी देश के कुछ शहरों में डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं उसमें से प्रावधान रहते हैं। जैसे भारत नेपाल को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, भारत भूटान में बहुत सहयोग कर रहा है। लेकिन जो इस टाइप के सहयोग होते हैं उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, सामाजिक सहभागिता हो जाए तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, पैसे की जो अंधा दौड़ चल रही है, उसमें सब कोई 20% कमाना चाहता है, कोई 50%, कोई 30%। तो उस 30, ये जो जो ये परसेंटेज का जो दौर है, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें खो जा रही हैं जल्दी आगे बढ़ने के क्रम में। इसके लिए हमें मजबूत लोग चाहिए जो थोड़े विचारक हों। जैसे अभी सुनने में आ रहा है तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि एक जीवन की सामान्य प्रक्रिया है, विकास की सामान्य प्रक्रिया है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मुझे लगता है कि प्लानिंग सेक्शन में कोई भी सरकारें हों, कोई भी संस्थाएं हों, बहुत अच्छा प्लानिंग होती है। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते आते वो 50% रह जाती है, और मॉनिटरिंग फेज में आने तक हम लोग बहुत नीचे आ जाते हैं, जिसका बड़े अच्छे परिणाम नहीं आ पाते हैं। तो धरातलीय परिणामों को लाने के लिए और वास्तव में जितने इतने अनुभवी लोग जिस विचार के लिए जुड़ रहे हैं, और कमलानंद जी जैसे, श्री जी जैसे, अभिषेक जी जैसे, और आप सभी लोगों जैसे जो महत्वपूर्ण लोगों का हमें सानिध्य मिल रहा है, और मेरे छोटे से जैसे व्यक्ति को आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग दूरस्थ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे संपर्क भी कम होते हैं। क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ से हमें दिल्ली आने में ही हमें 12 घंटे लग जाता है, उतने में लोग पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो हमारे संपर्क भी वैसे नहीं हो पाते हैं कि हम कुछ महत्वपूर्ण संपर्कों का सहयोग लेके कुछ कर सकें। बहुत छोटी छोटी चीज के लिए हमें, अब मैं बताऊं, यहाँ से मुझे दिल्ली आना है तो मुझे टैक्सी का, मैं खाली शेयरिंग टैक्सी में भी मुझे 2500 रुपया देना है। ये कई बार उतने में बात, कुछ लोग, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बोल जी देता हूँ। अभी जो जी पिथौरागढ़ जिला है, जो आपका ब्लॉक है, हम उस पे बात जी, करते हैं, क्योंकि ये बात तो हो चुकी है, अब काम की बात करते हैं। ठीक 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 हो आपने गया। जो अच्छा, व्हाट्सएप यही ग्रुप, बिंदु मैं कहना चाह रहा था और मैं अपनी जी बात जी को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जी जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो वहां पर है, जो वहां पर हम कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। सहकारिता के माध्यम से क्या किया जा सकता है, क्या कैसे हो सकता है, वो थोड़ा सा अपना थॉट डालिए, हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक जो आपकी टीमें हैं, उनमें कहाँ से क्या, कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, वो चिन्हित कर लिया जाएगा। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, 150 हैं, उनमें से जैसे अभी उमेंद्र जी ने अपना सुरक्षा से वो किया, वैसे ही अन्य साथी हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, और बहुत सारे साथी हैं, भाई कमलानंद जी आज नहीं जुड़े। तो वो सभी लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से साथी हमें बुलाएं और हम जो है वहां पर चीजों को मजबूत करने में, खड़ा करने में मदद करें। तो मूल उद्देश्य ये है, ये सिर्फ और सिर्फ टॉक नहीं है, इसको जमीन पे उतारना है और रिजल्ट देना है। हाँ, ये जरूर होता है, जो सरकारों के साथ दिक्कत होती है कि वो 100% प्लान करके चलती हैं और 20%, 10% रिजल्ट देती हैं। तो हम लोगों का भी ऐसा होगा कि अगर 100% प्लान होगा तो 70-80% रिजल्ट होगा। इस हौसले के साथ हम लोग उतर रहे हैं। 100 का 100% नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी स्थानीय समस्याएं और परिस्थितियां जो होती हैं, वो उन चीजों को रोक देती हैं। तो सामाजिक सहयोग के साथ, बिना सरकार की मदद लिए या कम सरकार की मदद लिए, बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थाओं की कम से कम मदद लिए, हम लोग इसको अचीव कर पाए, उसी पर हमारा प्रयास है। आखिरी में मैं बलदेव राज सूद जी से बोलूंगा कि आए और सभा का समापन करें, धन्यवाद ज्ञापन करें। आपने हैंड रेज किया था, हम लोगों ने बात नहीं सुनी उस समय, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बलदेव राज सूद जी आए और आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा को समाप्त करें। 9:40 हो गया। जी, सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा आज हुई है, और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सब लोगों ने अपना अपना बहुत अच्छा विचार रखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में भौतिक विकास तो बहुत हो गया अपने देश में, परंतु चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, उसमें हम पिछड़ गए। अ, जिस कारण से हमारा ये देश जो है ना विश्व गुरु था, और सारे देशों के लोग इस देश में आकर के अपने अपने देश की चरित्र की शिक्षा लेते थे, तो वो भाव समाप्त प्राय हो गया है।
और जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो आज वो सब गौण हो गया। आज बच्चे जो है ना पढ़ लिख करके बड़े बन गए, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, परंतु उनके माता पिता वो दयनीय स्थिति में बेचारे घरों में रुल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गैप आ गया है हमारे विचार में। तो उस गैप को कैसे भरा जाए, इस बारे में भी विचार करना चाहिए। क्योंकि चरित्र जो है, अगर हमारा चरित्र महान होगा तो सारे विश्व का चरित्र वैसा बन जाएगा। अगर हमारा चित्र का पतन हो गया तो फिर उसी दृष्टि से सबका पतन होगा। क्योंकि ये देश जो है विश्व गुरु रहा है, तो विश्व गुरु की गरिमा पुनः प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आप बहुत लोग जो हैं बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही मतलब विचारवान हैं, बड़े ही त्यागी हैं, तपस्वी हैं, और देश और समाज के लिए करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन विषयों के बारे में भी आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें इसका एक प्रभाव बनेगा और देश के लोगों को दिशा मिलेगी, और हमारा ये विचार जो है वो सारे विश्व में जाएगा, जिससे फिर पुनः हम विश्व गुरुत्व के उस भावना में आ जाएं, उस गरिमा में आ जाएं। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े विचारवान हैं। इस विचार को निरंतर चलाए रखने की आवश्यकता है और इस विचार से लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद, आभार। हाँ, श्री जी आखिरी में आपके विचार। ललित पंत भाई शायद मेरा नंबर नोट कर लिए होंगे। कल सुबह मैं इंतजार करूंगा कि एक टेलीफोन कर लें। और जैसा बलदेव राज जी या महेश्वरी पांडे जी ने अप्रिशिएट किया कि बहुत सुंदर चर्चा हुई है, वास्तव में आज अभिषेक जी जो जरूरी है, अब हर कदम हम लोगों का उसी तरफ बढ़ रहा है। मैं रिव्यू कर रहा था कि जब 2 मई या 3 मई को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज यहाँ हम पहुंचे हैं, ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट हर चीज में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे कोऑपरेशन में। हम एक दूसरे के प्रति कितने सहिष्णु हो गए हैं। बहुत ही मतलब आप कोई भी रिव्यू करेगा तो शायद मेरे हर एक शब्दों को करेगा। एक बहुत सुंदर गुलदस्ता बना हुआ है, अब उसकी खूबसूरती को मिलके बढ़ाया जाए। इसमें कोई भी सदस्य जिसका नाम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, मुझे लगता है कि हम सबके सब जुड़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्मों से भी जुड़ के हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे, आगे भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ। एक भविष्य देश का, समाज का, विश्व का सुंदर है, उसमें हम अपना 100% योगदान मिलके देते रहेंगे। थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। इनफॉर्मल अगर किसी को कुछ चैट करना है तो कर सकता है।